कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12 मई के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। यह वीडियो विशेषकर हरियाणा सीईटी मेंस को देखकर बनाई गई है और यह अन्य राज्यों के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न है, सूर्य चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए, यह दुश्मन के खिलाफ असाधारण वीरता, डेयर डेविल कार्य या आत्म बलिदान के लिए दिए जाने वाला एकमात्र भारतीय सैन्य अलंकरण है। कथन बी, यह बहादुरी, वीरता और कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले को दिया जाता है। कथन सी, इसे मरणों उपरांत सम्मान के अतिरिक्त नागरिकों और सैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। डी, सभी मानक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी मानक। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। यह दुश्मन के खिलाफ असाधारण वीरता, डेयर डेविल कार्य, आत्म बलिदान के लिए दिए जाने वाला एकमात्र भारतीय सैन्य अलंकरण है। यह बहादुरी, वीरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना रखने वालों को दिया जाता है। इसे मरणों उपरांत सम्मान के अतिरिक्त नागरिक और सैनिकों दोनों को प्रदान किया जाता है। इसके केंद्र में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र की प्रतिकीर्ति के साथ कांस्य पदक बना है। इसमें अशोक चक्र के चारों ओर एक कमल की ग्रंथि बनी है। इसमें 3 गुमनाम के साथ हरे रंग का रिबन होता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी मानक सत्य हैं। अगला प्रश्न, भारत रत्न और पद्म प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के लेख 18(1) के अंतर्गत डिग्री वाला है। बी, वर्ष 1954 में शुरुआत में पद्मश्री प्रदर्शन को केवल एक बार ही निलंबित किया गया था। सी, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित होती है। डी, सभी मानक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। पद्म प्रतिबिंब की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की जाती है। इस वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था और यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार 3 वृत्तियों में दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा। पद्म क्रम के रूप में पद्म विभूषण सर्वोच्च है, इसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के असाधारण सेवा, सर्वोच्च प्रदर्शन की मान्यता प्राप्त की जाती है। भारत रत्न निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दिया जाता है। भारत रत्न की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक सीमित हो सकती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, सभी मानक सही हैं। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन निम्नलिखित में से बढ़ाया गया। ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। शांति निकेतन जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई 1863 में की गई थी। बाद में इसके बेटे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका विस्तार किया गया था। स्मारकों और साइटों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी आइकोमोस द्वारा प्रस्तुत एक फाइल के आधार पर यह 66 भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आइकोमोस एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक निकाय है। इसका मुख्यालय फ्रांस में है। यह वैश्विक वास्तुकला और विरासत परिदृश्य के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित है। यह व्रत रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती 9 मई 2023 के अवसर पर दिया गया और भारत के लिए अत्यधिक गर्व की बात है। नामांकन की अधिकृत घोषणाएं सितंबर 2023 में रियाद फुटबॉल अरब में विश्व विरासत समिति की बैठक होगी। यदि शांति निकेतन का नामांकन स्वीकार किया गया जाता है तो दार्जिलिंग हिमाचल रेलवे 1999 और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 के बाद भारत का 41वां विश्व खड़िया सतल एक बंगाल का तीसरा सतान बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में जाने वाला शब्द प्रोना नॉन ग्राटा
का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए इब्राहिम समझौता, ऑप्शन बी कनकून सम्मेलन, ऑप्शन सी वियना अभिसमय, ऑप्शन डी सभी मानक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी वियना अभिसमय। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। कनाडा और चीन के बीच रासायनिक तनाव बढ़ रहा है। इसके चलते राजनीतिज्ञों को हटा दिया गया है। एक चीनी राजनयिक को हटा दिया गया है। चीन ने कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा की अवधारणा की जड़ी राजनयिक संबंध पर वियना अभिसमय में पाई जाती हैं। वर्ष 1961 में हस्ताक्षर एक संधि है। यह देश के बीच राजनयिक संबंध को नियंत्रित करती है। यह उन विदेशी व्यक्तियों पर भी लागू किया जा सकता है जो रासायनिक मिशनों को हिस्सा नहीं है, लेकिन वास्तव में यह देश में प्रवेश या वरीयता प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी वियना अभिसमय। अब जान लेते हैं इसका अगला प्रश्न। उपसौर की स्थिति वर्ष में कौन सा दिन आता है? ऑप्शन ए 3 जनवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 2 मार्च, ऑप्शन डी 13 अप्रैल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 3 जनवरी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक निकट होती है तो उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहती है। यह 4 जुलाई को होती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और बात करें कि अपसौर की जो घटना होती है वो अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य रूप से पृथ्वी चक्रवात में पवनों के उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है। कथन 2 पृथ्वी चक्रवातों के केंद्रीय भाग में वर्षा की संभावना नहीं होती। सटीक विकल्पों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल दो। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। चक्राकार के विपरीत पृथ्वी चक्रवात के केंद्र उच्च वायु दाब रहता है। पृथ्वी चक्रवात में पवन ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती है क्योंकि इसके मध्य भाग में मौसम शांत होता है और वर्षा की संभावना नहीं रहती। सामान्य रूप से पृथ्वी चक्रवातों में पवन की उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है और दक्षिण गोलार्ध में वामावर्त होती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी केवल दो। आपको बताना है कि टाइफून, कमेंट बॉक्स में बताना है टाइफून जो चक्रपात होता है वह किस देश में आता है। ऑप्शन सुन लीजिए, चीन है, अफ्रीका है, भारत है या बांग्लादेश है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन 4 ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। सटीक विकल्पों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी ऊपरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन 4 सभी ऊपरी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है जतेंद्र व्याकरण की रचना किसकी है? ऑप्शन ए उदयदेव की, ऑप्शन बी सोमदेव सूरी की, ऑप्शन सी रवि कीर्ति जैन की, ऑप्शन डी गंगाराज ध्रुवीनीत की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए उदयदेव। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। जतेंद्र व्याकरण की रचना चालुक्य काल में जैन मतावलंबी व्याकरणचारी पंडित उदयदेव ने की। गंगराज ध्रुवीनीत पुलकेशिन द्वितीय के सामंत थे एवं पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त सूर्य कीर्ति जैन ने एहोल अभिलेख की रचना की। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए जैनेन्द्र व्याकरण की रचना उदयदेव ने की। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में पल्लव वास्तुकला के राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण किस मंदिर में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए कांची का कैलाश मंदिर, ऑप्शन बी तट मंदिर, ऑप्शन सी बैंक्वेट पेरूमाल का मंदिर, ऑप्शन डी मुकुंद मंदिर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी तट मंदिर। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। दक्षिण भारत में पल्लव स्थापत्य के राज सिंह शैली का प्रारंभ पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया। इस शैली के तहत मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से मंदिरों का निर्माण होता था। इस शैली के मंदिरों से तट मंदिर का और मुकुंद मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। तट मंदिर पल्लव वास्तुकला के
राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण माना जाता है? तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, तट मंदिर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन ए अप्रैल 1999, ऑप्शन बी मार्च 2000, ऑप्शन सी जुलाई 2001, ऑप्शन डी अगस्त 2002। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल 1999। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। गरीबी रेखा के ऊपर के गरीब ग्रामीण की मदद के लिए अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई। यह योजना प्रमुख रूप से ग्रामीण लिप्सा में अस्पष्ट लेख है, जिनमें कम से कम 50% क्षेत्र अनुसूचित जनजाति और 40% स्वरोजगार महिलाओं के लिए ली गई है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार वर्ष 1999 में अप्रैल में शुरू की गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। आपको प्रतिदिन कल से हम हरियाणा CET के विशेष सिलेबस को देखते हुए कोर्स ला रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन कीजिए बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी पैसे के, फ्री में हम कोर्स अवेलेबल कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।